हेलो फ्रेंड्स। जब बात बैंकिंग सेक्टर में ट्रेडिंग की आती है तो अच्छे अच्छे ट्रेडर्स की हालत ख़राब हो जाती है। होगी भी क्यों नहीं, क्योंकि अच्छे रिजल्ट होने के बावजूद 2-3 सालों से शेयर प्राइस में रैली आई ही नहीं है। ट्रेडर्स के लिए हमेशा से बैंकिंग सेक्टर में ट्रेडिंग करना काफ़ी रिस्की रहा है, चाहे वो स्विंग ट्रेडिंग हो या फिर बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग। फिनेंशियल सेक्टर में फंडामेंटल एनालिसिस करना बाकी सारी सेक्टर से अलग रहा है, लेकिन जब बात बैंकिंग की आती है तो यह और भी अलग हो जाती है। तो आज हम बैंकिंग के फंडामेंटल एनालिसिस को समझेंगे और ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या कारण है जिसका वेटेज बैंक के स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बावजूद काफ़ी ज़्यादा है। यूँ तो फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की हर 2 महीने में एमपीसी मीटिंग होती है और उस दिन मार्केट में ट्रेडर्स का सेंटीमेंट काफ़ी ज़्यादा होता है। उस दिन बैंकिंग के शेयर प्राइस काफ़ी वॉलेटाइल होते हैं। लेकिन इन सब के बावजूद कुछ की फिनेंशियल फैक्टर्स है जिसको हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो आज हम एक एक करके सारे फैक्टर्स को समझने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम एक्सिस बैंक के फिनेंशियल रिजल्ट के सीट का सहारा लेंगे। ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ये 5 की फैक्टर्स है जो ट्रेडर्स के लिए काफ़ी मायने रखते हैं। तो अब हम सबसे पहले फिनेंशियल रिजल्ट की बात करते हैं और ख़ासकर इसमें इनकम टाइप और उसके प्रोपोर्शन के बारे में बात करेंगे। तो अब हम एक्सिस बैंक का फिनेंशियल रिजल्ट वाले पेज को खोलते हैं। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे जो टोटल इनकम है ये बेसिकली पार्ट वन एंड पार्ट टू से बनी है। पार्ट वन है इंटरेस्ट अर्न और दूसरा है अदर इनकम। तो हम यहाँ पे सबसे पहले इंटरेस्ट अर्न की बात करते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे ए बी सी और डी, यहाँ पे 4 कैटेगरी है। बेसिकली हम यहाँ पे ए और बी सेक्शन को देखेंगे। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है पहला वाला पार्ट ए। पार्ट ए इसमें है इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन एडवांस एंड बिल। यहाँ पे 2 चीज़ें हैं जिसको एक साथ बैंक के रिजल्ट में दिखाया जाता है। यहाँ पे है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस और दूसरा है डिस्काउंट ऑन बिल्स। तो इन दोनों में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटरेस्ट ऑन एडवांसेस, क्योंकि यही एक पार्ट है जिसमें बैंक लोन देती है, चाहे कॉमर्शियल लोन हो, बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, कार लोन हो, गोल्ड लोन हो, चाहे कुछ भी लोन हो। और दूसरा है डिस्काउंट ऑन बिल्स। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, कोई भी थर्ड पार्टी जब अपने बिल्स को मेच्योर डेट से पहले बैंक के पास आती है, पैसे की जब ज़रूरत होती है तो उसे बेचने के लिए आती है, जब उन्हें अचानक से फंड की ज़रूरत पड़ती है। तो ऐसे केस में बैंक उसे मेच्योरिटी प्राइस के जगह पे उसमें उससे कुछ वो डिस्काउंट में वो उसे ले लेती है। और जब मेच्योरिटी डेट आ जाता है तो उस दिन वो जो थर्ड पार्टी रहता है उसके कस्टमर को वो पूरे प्राइस में बेच देती है। तो जो भी डिस्काउंट होता है वो उनका रेवेन्यू है। तो इस तरह से हम यहाँ देखते हैं कि जो इंटरेस्ट है, जो लोन के टाइम पे, और जो डिस्काउंट है, ये दोनों मिलके ये पार्ट ए बनाते हैं। और इसका सारे बैंक्स में सबसे ज़्यादा ये रेवेन्यू होता है, क्योंकि ये बैंक की कोर रेवेन्यू जनरेट करती है। अब हम इसके पार्ट बी में आते हैं जिसमें है इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट। इनकम ऑन इन्वेस्टमेंट में बेसिकली 3 रेवेन्यू सोर्सेस है। सबसे पहला है रियल एसेट, दूसरा है स्टॉक सेल्स और तीसरा है डिविडेंड्स फ्रॉम बॉन्ड्स। तो बेसिकली ये अर्निंग ऑन इन्वेस्टमेंट है और इसमें एनपीए नहीं होती है। अब एनपीए क्या है इसको हम बाद में अच्छे से समझेंगे। अब जो पार्ट टू है जिसमें अदर इनकम है, ये भी काफ़ी मायने रखती है। वैसे अदर इनकम में तो बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन बेसिकली इसमें पहला है फॉरेन एक्सचेंज ब्रोकिंग, दूसरा है डेरिवेटिव ट्रांजैक्शंस। अब डेरिवेटिव ट्रांजैक्शन बेसिकली 3 तरह की होती है। पहला है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स, दूसरा है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट्स और तीसरा है लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स। फ्यूचर और ऑप्शन के बारे में हम अच्छे से जानते हैं। और लीगल कॉन्ट्रैक्ट्स बेसिकली कंपनी और कोई भी बिजनेस और इंश्योरेंस कंपनी के बीच में होती है। और तीसरा है इंश्योरेंस, म्यूचुअल फंड्स एंड फी फ्रॉम प्रोवाइडिंग अदर सर्विसेज। ये तो हुई टाइप्स ऑफ अर्निंग, लेकिन हम इसे यहाँ समझ क्यों रहे हैं, इसको समझने के पीछे मकसद ये है कि हमें ये जानना है कि ऐसी कौन सी चीज़ है जिसका इम्पेक्ट कैसा है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं जो पार्ट ए है इसमें सबसे ज़्यादा एनपीए जनरेट होती है, लेकिन जो पार्ट बी है और जो 2 नंबर है इसमें बिल्कुल भी एनपीए जनरेट नहीं होती है। अगर किसी बैंक का पार्ट ए से मैक्सिमम रेवेन्यू आता है मोर देन 90%, तो फिर जब भी बुरा टाइम आएगा, जब सेंट्रल बैंक रेपो रेट में इंटरेस्ट बढ़ाएगी या फिर इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा होगा, तो उस केस में बैंक के रेवेन्यू में एडवर्स इम्पेक्ट होगा। और वैसे में जो बी है और जो 2 नंबर है यही कुशनिंग का काम करेंगे। तो इनका प्रोपोर्शन ऐसा होना चाहिए कि
कोई एक में कंसंट्रेशन ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो हमें इस चीज़ को भी ध्यान देनी है, क्योंकि जिसका ज़्यादा कंसंट्रेशन पार्ट ए में होता है, उन कंपनियों का एनपीए जो है वो ज़्यादा भी होता है। तो मुझे एक्सिस बैंक के फाइनेंशियल रिजल्ट के केस में मुझे ये काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पे अकेला ए है जिसमें बहुत ज़्यादा रेवेन्यू का प्रेशर नहीं है। बी और जो 2 नंबर है, इसमें रेवेन्यू मतलब ठीक ठाक रेवेन्यू है, काफ़ी अच्छा प्रोपोर्शन है। अब यहाँ पे हम देखते हैं की फैक्टर का दूसरा पॉइंट है क्वार्टरली प्रॉफिट। हम यहाँ पे बेसिकली अर्निंग पर शेयर पे फोकस करेंगे, क्योंकि बाकी सारी चीज़ों को समझने की ज़रूरत हमें यहाँ पे है नहीं। वो सारा चीज़ वैल्यू इन्वेस्टर के लिए होता है, उन्हें एक एक चीज़ समझना पड़ता है कि क्या है नहीं है। पूरा इन डेप्थ में उन्हें एनालिसिस करनी पड़ती है, लेकिन ट्रेडर्स के लिए उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो हम यहाँ पे एक्सिस बैंक का पेज खोलते हैं और हम यहाँ पे अर्निंग पर शेयर पे जाते हैं। तो हमें यहाँ पे अर्निंग पर शेयर दिख रही है, ये है इस साल की क्वार्टर रिजल्ट। इस क्वार्टर इसमें ये इस क्वार्टर का रिजल्ट है, ये पिछले क्वार्टर का रिजल्ट है, और ये 1 साल पहले का क्वार्टर रिजल्ट है। तो अब हम यहाँ पे नीचे में आके देखते हैं, तो हम यहाँ देख रहे हैं कि इस साल का जो अर्निंग पर शेयर है वो 22 रुपये के करीब है। जो पिछले क्वार्टर में 19 रुपया था, उससे अच्छा खासा ज़्यादा है, और 1 साल पहले जो था उससे भी अच्छा है। मतलब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इस बार की जो क्वार्टर रिजल्ट है वो काफ़ी अच्छी है, क्योंकि यहाँ अर्निंग पर शेयर पिछले क्वार्टर से और पिछले ईयर से भी बढ़े हैं। तो हम यहाँ पे बोल बोल सकते हैं कि इनकी रिजल्ट काफ़ी अच्छी है। अब हम की फैक्टर के तीसरे पॉइंट में जाते हैं, जो है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो ये बेसिकली एक रेशियो है जिसका फॉर्मूला है टोटल कैपिटल बाय रिस्क वेटेड एसेट। तो हम यहाँ पे ये समझते हैं कि कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो किसी भी बैंक की जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है, क्योंकि ये फिनेंशियल स्टेबिलिटी को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पे रिस्क वेटेड एसेट वो होता है जब बैंक रिवेन्यू के लिए बहुत एग्रेसिव होती है, और वो उन सारी चीज़ों में भी पेनिट्रेट करना चाहती है जिसमें काफ़ी रिस्क है। यहाँ पे रिस्क है तो प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, लेकिन ज़्यादा रिस्क लेना कभी कभी सही नहीं होता है। और इसीलिए गवर्नमेंट ने एक मैंडेट लगाया है कि पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 12% और प्राइवेट बैंक के लिए 9% रखा है। उससे ज़्यादा सी उससे नीचे सीआर नहीं हो सकती है। तो एक ट्रेडर्स को यहाँ पे ये समझना है कि एक अच्छी सीआर, जो अच्छी सीआर है वो मिनिमम 14% होनी चाहिए या उससे ज़्यादा हो, क्योंकि इसमें बैंक की स्टेबिलिटी पता चलती है, और बुरे टाइम पे ये ज़्यादा इम्पेक्ट नहीं करेगी। तो ट्रेडर्स को ये बहुत अच्छे से समझना है कि इसकी कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो 14 से ज़्यादा है। तो अब हम यहाँ पे एक्सिस बैंक के पॉइंट में देखते हैं, तो हमें यहाँ पे ये दिखता है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो जो है वो 16% के आसपास में, जो कि काफ़ी अच्छी है। जनरली बहुत ही अच्छी कंपनी की जो ये कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो होती है वो 16-17 के आसपास ही रहती है। अगर कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो बहुत ज़्यादा भी हो, तो ऐसे में वो इतनी ज़्यादा डिफेंसिव बैंक हो जाएगी, तो फिर उसमें रेवेन्यू के जो इंक्रीज है, रेट ऑफ इंक्रीज, वो भी कम हो जाएगी। तो बहुत ज़्यादा होना भी सही नहीं है, और बहुत कम होना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। तो यहाँ पे जो मैंडेट है गवर्नमेंट का कि पब्लिक सेक्टर बैंक के लिए 12% या उससे ज़्यादा हो, यही एक वजह है कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक के कस्टमर्स हैं उनको उस पर ज़्यादा भरोसा होता है। लोग आज भी पब्लिक सेक्टर बैंक में फेथ करते हैं। तो मुझे एक्सिस बैंक का रिजल्ट भी काफ़ी अच्छा लग रहा है और रेशियोज भी काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। अब हम इसके अगले पार्ट में जाते हैं। तो इसका की फैक्टर का अगला पार्ट है नेट एनपीए। ये जितने भी 5 यहाँ पे पॉइंट है उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नेट एनपीए। तो नेट एनपीए का फॉर्मूला होता है ग्रोस एनपीए माइनस प्रोविजंस। तो हम यहाँ पे पहले जीएनपीए को समझते हैं। तो ग्रोस एनपीए वो होता है जो एक टोटल अमाउंट ऑफ बैड लोन है जिसमें 90 दिन या उससे ज़्यादा वक्त से इंटरेस्ट बैंक को मिला नहीं होता है। तो ऐसे में बैंक ये समझ लेती है कि वो जो एसेट है वो एनपीए में चला गया है। अब हम प्रोविज़न को समझते हैं। तो प्रोविज़न एक ऐसा अमाउंट है, लार्ज अमाउंट है, जो कि बैंक अपने से साइड करके रखती है, ताकि वो जो भी बैड लोन है, जो भी जिसमें जो एसेट है जिस पे कि और इंटरेस्ट आ नहीं सकती, वो शायद प्रिंसिपल अमाउंट भी नहीं आएगा, तो उसको वो कवरेज देती है। और इन दोनों के डिफरेंस को हम नेट एनपीए बोलते हैं। और नेट एनपीए वो अमाउंट होता है जो बैंक को लगता है कि हाँ इसमें पॉसिबिलिटी है कि ये पैसा वापस आएगा। और नेट एनपीए का कम होना एक ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है। तो किसी भी बैंक का नेट एनपीए कम होना बहुत अच्छी बात होती है, और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है फिनेंशियल एनालिसिस के लिए। तो अब हम एक्सिस बैंक के
बेसिस में देखते हैं, एक्सिस बैंक के केस में एनपीए काफ़ी कम है, 0.34, 0.34, 0.3, ये बहुत ही सुपर्ब है। जनरली बहुत अच्छी प्राइवेट बैंक के भी 1 से ज़्यादा ही रहती है, इतनी अच्छी तो मैंने जनरली बहुत कम देखा है। तो इससे यहाँ पे दिख रहा है कि एक्सिस बैंक सारी चीज़ें काफ़ी अच्छी है और ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इतना कम एनपीए होना अपने आप में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पॉइंट को दर्शाता है कि ये कंपनी इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब हम की फैक्टर्स के लास्ट पॉइंट में आते हैं, जो है नेट इंटरेस्ट मार्जिन। लेकिन नेट इंटरेस्ट मार्जिन को समझने से पहले हम कासा रेशियो को समझते हैं। तो कासा रेशियो एक बेसिकली करंट अकाउंट डिपॉजिट प्लस सेविंग अकाउंट डिपॉजिट डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट है। यहाँ पे हम देखते हैं कि करंट अकाउंट और ये सेविंग अकाउंट जितना है डिवाइडेड बाय टोटल डिपॉजिट। टोटल डिपॉजिट में आपका आरबीआई से लोन है या अदर बैंक है उनसे भी लोन है। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि कासा रेशियो में जितना ज़्यादा होगा किसी भी बैंक के लिए वो उतनी ही अच्छी होगी। वजह ये है कि करंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट में जो भी इंटरेस्ट बैंक बियर करती है वो बहुत ही मिनिमम होती है। तो ऐसे केस में उनका जो इंटरेस्ट पे करना होता है वो काफ़ी कम होता है। लेकिन जब वो आरबीआई जैसे और अदर बैंक से जब लेती है तो उसे अच्छा खासा इंटरेस्ट देना होता है। तो किसी भी बैंक के लिए कासा रेशियो ज़्यादा होना है बहुत अच्छी बात है। तो अब हम नेट इंटरेस्ट मार्जिन को समझते हैं। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन वो होता है कि कम कोई भी बैंक जो लोन देती है उसमें कितना इंटरेस्ट कमाया और कितना लोन और कितना इंटरेस्ट उसे बोरोवर को देना पड़ा जिससे वो लोन लिए। तो ये इम्पेक्ट कासा रेशियो से होता है। अगर आपके पास कासा रेशियो अच्छा खासा है तो आपके पास सस्ते प्राइस में आप ने बोरो किया और अपने महंगे प्राइस पे उसे इंटरेस्ट पे उसने अपने उसे लोन दिया। तो इसमें हम देखते हैं कि कासा रेशियो जिस बैंक की ज़्यादा अच्छी होती है उसके नेट इंटरेस्ट मार्जिन भी ज़्यादा होते हैं। तो ये थी सारे की फैक्टर्स एनालिसिस, लेकिन ये काफ़ी नहीं है। ये सिर्फ 50% ही इम्पेक्ट डालती है शेयर प्राइस एप्रिसिएशन में। तो फिर ऐसा क्या है जो बैंकिंग सेक्टर के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और जो ज़्यादा डोमिनेट करती है? तो हम इसे एक एक करके समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहला है फेडरल बैंक का एमपीसी मीटिंग। फेडरल बैंक ऑफ अमेरिका जो है वो वहाँ की सेंट्रल बैंक है और वो हर 2 महीने में एमपीसी मीटिंग करती है। उसमें बैंक का रेपो रेट के डिसाइड किया जाता है कि किस रेट पे वो नॉर्मल बाकी सारे बैंक को वो आ, लोन देगी। और ये ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पेक्ट डालता है, क्योंकि अगर रेपो रेट में हाइक हुआ तो उस केस में बैंक कस्टमर से ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी और जब ज़्यादा इंटरेस्ट लेगी तो फिर सप्लाई एंड डिमांड का गेम हो जाएगा। यहाँ पे लोग ज़्यादा लोन नहीं लेंगे। जो कॉरपोरेट है वो कैपिटल एक्सपांसन कम करेंगे या फिर नहीं करेंगे। तो ऐसे केस में जब इकोनॉमी बढ़ती हुई नहीं दिखती है, बैंक स्ट्रगल कर रहा होता है, कॉरपोरेट एक्सपांसन नहीं कर रहे होते हैं, तो ऐसे में शेयर प्राइस में एप्रिसिएशन होगा नहीं, क्योंकि उनकी प्रॉफिट में इम्पेक्ट आएगा। प्रॉफिट में इम्पेक्ट आएगा तो शेयर प्राइस एप्रिसिएट नहीं करेंगे। तो इसे ट्रेडर्स पहले ही ये कवर कर लेते हैं, फैक्टर इन कर लेते हैं। इसीलिए जिस दिन फेडरल बैंक की एमपीसी मीटिंग आती है वो दिन शेयर प्राइस में काफ़ी वोलेटाइल रहती है। और अगर एमपीसी मीटिंग में रेट अगर हाइक हुई तो जनरली जो एफआईआई है वो बाहर के मार्केट से पैसा लेते हैं और वो अमेरिका में ही बॉन्ड में इन्वेस्ट करते हैं। तो जब वो बाहर से पैसा कलेक्ट करते हैं, जब वो शेयर सेल करते हैं, तो उस मार्केट में अच्छी खासी गिरावट आती है। उस केस में बैंक की रिजल्ट अच्छी होने के बावजूद भी वहाँ पे गिरावट आएगी। और जनरली एफआईआई बहुत ही बड़े अमाउंट में बेचते हैं तो उसका इम्पेक्ट काफ़ी ज़्यादा दिखता है। लेकिन वही न्यूट्रल के केस में मार्केट उस समय के सिचुएशन पे डील करती है। लेकिन अगर रेट कट हुआ तो उस केस में वहाँ पे शेयर प्राइस में रैली आती है और बैंकिंग सेक्टर में भी रैली आती है। उस टाइम पे अगर फंडामेंटली थोड़ा डाउन भी है कोई बैंक तो उसमें भी रैली आती है। तो ये हुआ फेडरल बैंक। अब हमें हमें अपने देश की बात करनी चाहिए। यहाँ पे हमारी जो सेंट्रल बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है और ये सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट डालता है बैंकिंग सेक्टर में ट्रेडिंग के लिए, क्योंकि जिस दिन एमपीसी मीटिंग होती है उस दिन बहुत ज़्यादा अप एंड डाउन होता है। तो बेसिकली आरबीआई फेडरल बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से ही यहाँ पे चेंजेस करती है। कई बार फेडरल बैंक रेट कट करती है लेकिन आरबीआई उस समय रेट कट नहीं करती है। जनरली वो फॉलो करती है लेकिन कई बार नहीं करती है, जैसे इस बार फेडरल बैंक वहाँ पे 50 बेसिस पॉइंट की कट किया क्योंकि वहाँ इन्फ्लेशन कंट्रोल में है। लेकिन यहाँ आरबीआई को लगता है कि इन्फ्लेशन यहाँ बढ़ सकती है
तो इसलिए यहाँ पे न्यूट्रल स्टैंड रखा गया। तो यहाँ पे उसी तरह से फैक्टर इन किया गया। तो यहाँ पे अगर रेट हाइक होती है तो यहाँ भी जो एफआईआई है, डीआईआई है, म्यूचुअल फंड है, तो ये सारे लोग शेयर से पैसा हटा के वो लोग बॉन्ड मार्केट में डालते हैं। तो यहाँ पे फर्दर शेयर प्राइस में डाउनग्रेडेशन आता है। तो उस केस में बैंकिंग सेक्टर में भी प्रेशर आता है। तो रिजल्ट लगातार अच्छे होने के बावजूद भी आजकल बैंकिंग सेक्टर में रैली नहीं आ रही है। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये भी है क्योंकि यहाँ पे रेट कट की बात ही नहीं हो रही है। और यहाँ पे एक र्यूमर फैलाई जा रही है कि बैंक के पास पैसा नहीं है, क्योंकि सारे लोग बैंक से पैसा निकाल के म्यूचुअल फंड या फिर शेयर मार्केट में डाल रहे हैं। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि ऐसा कभी नहीं हो सकता है। क्योंकि जिस दिन बैंक के पास नहीं पैसा होगा तो समझ लीजिए कि पूरा इकोनॉमी डाउन हो जाएगा। ऐसा कभी नहीं होता है। और अगर ऐसा हो भी रहा है कि बैंक के पास पैसा नहीं है, तो मैं इस बात को इस और एक पॉइंट से मैं ये बताना चाहूँगा कि बैंक, सारे बैंक्स के भी एनपीए कम हो रही है। ऐसे में जितने भी वो लोन बांट रही है तो उनके पास तो पैसा वापस ही आ रहा है, क्योंकि एनपीए हो नहीं रही है। तो उनके पास हमेशा से पैसा रहता है। अगर वो स्टॉक में सारे लोग पैसा डाल भी रहे हैं, तो जो लोग स्टॉक सेल करते हो आखिर बैंक में ही तो पैसा डालते हैं। तो ये बहुत बड़ी र्यूमर है और मुझे लगता है कि इस बात को इग्नोर कर देना ही ठीक है। बैंकिंग सेक्टर अभी प्रेशर में है, लेकिन जिस दिन इस सेक्टर में रैली आएगी तो उस दिन फिर आप उसे पकड़ भी नहीं पाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ पे टाइमिंग नहीं कर सकते हैं। और टाइमिंग के लिए हमें चार्ट पैटर्न एनालिसिस करनी है, ये तो मैंने आपको पहले ही बताया है। तो खैर, अब हम सबसे मेन बात पे आते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसे हमें समझना चाहिए। और वो है यहाँ पे जो मैंने लास्ट पॉइंट में लिखा है कि बैंक और एनबीएफसी का जो हाईएस्ट वेटेज है निफ्टी में अभी भी निफ्टी 50 में जो बैंक और एनबीएफसी इसका हाईएस्ट वेटेज है। अगर अकेला बैंक का कहा जाए तो ये भी करीब 14% के आसपास में है। तो जो इल्यूमिनाती हैं, जो स्टॉक मार्केट को, जो यहाँ के निफ्टी के मूवमेंट को कंट्रोल करते हैं, उन्हें पता है कि अगर बैंक में और एनबीएफसी में रैली आई तो फिर निफ्टी अभी 25,000 से 28,000 चला जाएगा। और इतना एब नॉर्मल ग्रोथ वो चाहे नहीं चाहते हैं किसी भी मार्केट में। तो अभी वो वेट कर रहे हैं कि बाकी सेक्टर कब कूल डाउन हो, और जब वो सारी सेक्टर कूल डाउन होगी तो फिर बैंक और एनबीएफसी भी चलेगा। यहाँ पे इंटरनल कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यहाँ पे जो मार्केट में सेक्टर रोटेशन होता है, इसमें प्रॉब्लम है। तो अभी बैंक्स में सेक्टर रोटेशन आई नहीं है, लेकिन जब आएगी तो इसमें बहुत ज़्यादा रैली आएगी। आज से 20 साल पहले बैंक्स, आईटी, ये सब का नामो निशान नहीं था। इनका निफ्टी में वेटेज भी एकदम नाम मात्र का था। उस समय में क्रूड ऑयल, स्टील, ऑयल, इन सारी चीज़ों का बहुत ज़्यादा इम्पेक्ट होता था। तो फिर ऐसा क्यों हुआ कि बैंक और एनबीएफसी में का आज इतना बड़ा मार्केट कैप हो गया, इनका हाईएस्ट वेटेज हो गया? तो ये है लिवरेजिंग। तो लिवरेजिंग के बारे में हम डिटेल्स में फिर कभी समझेंगे कि लिवरेजिंग क्या होता है, और ऐसा क्यों है कि स्टील कंपनी का जो मार्केट कैप है वो 2 लाख 3 लाख करोड़ से ज़्यादा नहीं हुआ है। लेकिन अभी वर्ल्ड में बैंक्स का मार्केट कैप आपको 50 लाख करोड़ या उससे ज़्यादा भी हो चुकी है। और आने वाले टाइम पे इससे भी ज़्यादा लिवरेज है स्पेशल आईटी, जो भी एआई में काम कर रही है। उसमें प्रोडक्ट का मल्टीप्लिकेशन मिलियंस में बहुत कम टाइम पे होता है। ऐसे में उनका जो प्रॉफिट है वो इन्फिनेटली काफ़ी ज़्यादा हो जाती है बैंक्स के भी केस में। तो हम यहाँ समझेंगे कि आने वाला जो फ्यूचर है वो स्पेशल आईटी है, जिसमें लिवरेज बहुत ज़्यादा है। तो खैर, ये अलग टॉपिक है, इसके बारे में हम डिटेल्स में बात करेंगे फिर कभी। थैंक यू।